Okay, good morning students. So today what we are going to do तो हम हैं जर्नी इनसाइड एन एन एटम के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है. ठीक है, सबसे पहले क्या करना होता है, वी हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. ओके, सो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर द करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑप्शंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. ओके, तो हमें ऑलरेडी पता है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो कि ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. तो हमने सिर्फ क्या करना है, हमने ये चार जो लाइंस और स्टेटमेंट्स दी हैं, हमने बताना है ये सही है या नहीं है. सही है तो क्यों सही है, नहीं सही है तो क्यों नहीं सही है. ठीक है, तो सबसे पहली वाली स्टेटमेंट पढ़ती हूँ मैं. यहाँ लिखा है द एक्सपेरिमेंट क्लियरली शोड द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस. ठीक है, अब आप सबको याद होगा जो रूदरफोर्ड का मॉडल था, उसने डिस्कवरी की थी, किसकी डिस्कवरी की थी? तो उसने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की, कि बिल्कुल बीच में एक डेंस सा मास है और एक चार्ज जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है वो बीच में एक जगह पे कंसंट्रेटेड है, और इसको उन्होंने न्यूक्लियस बोला था. ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो रूदरफोर्ड के मॉडल से डिस्कवर नहीं हुए थे, वो जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किए थे 1932 में. ओके, अब रीज़न वही है, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, और ये जो हैं ये बिल्कुल इफेक्ट नहीं करते आपके अल्फ़ा पार्टिकल्स को. तो ऑब्वियसली इस एक्सपेरिमेंट से हमें बिल्कुल नहीं पता चला था अबाउट द न्यूट्रॉन्स. हाँ, हमें पॉजिटिव चार्ज और ये पता चला था कि बहुत सारा जो चार्ज है वो बीच में कंसनट्रेटेड है, जिसको नाम दे दिया गया था न्यूक्लियस. ओके, सो द सेकेंड जो आपकी स्टेटमेंट है, दैट इज़ द रिजल्ट्स डिसअप्रूव द प्लम पुडिंग मॉडल एंड लेट द आइडिया ऑफ अ न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम. ठीक है, अब यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो ये मॉडल रूदरफोर्ड ने दिया था, इसने प्लम पुडिंग मॉडल को एक ना एक तरीके से क्या किया था, डिसअप्रूव किया था. ठीक है, बिल्कुल सही है. देखो, करेक्ट इसलिए है क्योंकि जो प्लम पुडिंग मॉडल था उसमें क्या बताया था उन्होंने, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो फैला हुआ है, और उसमें सीड्स के जैसे एक वाटरमेलन का अगर आप एक्सपेरिमेंट दें या पुडिंग का एग्जांपल ले लो, तो पुडिंग में जैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालते हैं. ठीक है, तो ये ड्राई फ्रूट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है, और बाकी जो फ्लोर है वो पूरा का पूरा क्या है, दैट इज़ योर पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो लेकिन अगर हम बात करें ये तो बिल्कुल गलत था. ठीक है, अब क्यों था गलत ये, क्योंकि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया रूदरफोर्ड ने, तो बहुत सारे पार्टिकल्स तो बिल्कुल स्ट्रेट पास हो गए थे. ठीक है, जो कि ये शो करता है कि आपका जो एटम है उसमें पूरा का पूरा पार्ट जो है दैट इज़ नॉट फिल्ड, जैसे उन्होंने कहा था पूरा फिल्ड है पॉजिटिव चार्ज से, बिल्कुल नहीं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो स्पेस होती है हमारे एटम के अंदर वो खाली होती है. ठीक है, सो इससे ये पता चल गया कि, या इससे डिसअप्रूव हो गई, किसका मॉडल डिसअप्रूव हो गया, थॉमसन का मॉडल जो है वो डिसअप्रूव हो गया. ठीक है, सो ये आपका करेक्ट हो जाएगा. Then है the large deflection of a few alpha particles indicate that most of the mass of the atom and positive charge are packed into a tiny center. बिल्कुल सही. अब देखो, हमें पता है कि अगर हम जब उन्होंने बहुत सारी रेस को रिलीज़ किया था, ठीक है, बॉम्बार्ड किया था किसकी और, एक एटम की और, तो बहुत सारी रेस तो सीधी निकल गई थी. ठीक है, बट कुछ 2000 में से एक रे ऐसी थी जो जाके टकरा के वापस आई थी, या कुछ बहुत ज़्यादा एंगल से क्या हो गए थे, डिफ्लेट हो गए थे. ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा एंगल से डिफ्लेट कैसे हुए थे, क्यों हुए थे? तो देखो, इससे ये पता चलता है कि बहुत लार्ज डिफ्लेशन का मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज और जो मास है वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं एक टाइनी सेंटर में कंसंट्रेटेड है, क्योंकि तभी तो यहीं से सारी डिफ्लेशन हो रही है, और मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स तो चले गए. ठीक है, बट एक जगह से तो 180 से वापस डिफ्लेट हो रहा है आपके अल्फा पार्टिकल्स, और कहीं से क्या हो रहा है, बहुत लार्ज एंगल से डिफ्लेट हो रहे हैं. ठीक है, तो इसने कहीं ना कहीं क्या बताया कि बहुत छोटी सी जगह है जिसमें मैसिव आपका मास कंसंट्रेटेड है और चार्ज कंसंट्रेटेड है सेंटर में. ओके, सो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी हो जाती है बिल्कुल करेक्ट. ओके, देन यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट जो आपकी स्टेटमेंट दे रखी है वो है द वे अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड शोड द इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, अब यहाँ पे ये कहा कि जिस तरीके से अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेट हो रहे थे, इसने कहीं ना कहीं शो किया किसका, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के आसपास. तो देखो, ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट इसने कोई भी इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के बारे में नहीं दी थी. ठीक है,
ठीक है। ये जो मूवमेंट या अगर हम बात करें कैसे अरेंज्ड हैं, कि क्या है, शेल्स क्या होते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें कहाँ से क्लियर हुई थी, कहाँ से क्लैरिटी मिली थी, ये बोर्स मॉडल से क्लैरिटी मिली थी। इसलिए आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, दैट विल बी इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया, तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो समझते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि है यहाँ लिखा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ओके, या फिर इनकरेक्ट है। लेकिन अब यहाँ पे किसकी मॉडल की बात चल रही है, तो बोर का एटॉमिक मॉडल जो है उससे रिलेटेड बात चल रही है। ठीक है, हमें रीज़न भी देना है कि करेक्ट कैसे है, इनकरेक्ट कैसे है। तो जो सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा है इलेक्ट्रॉन्स लूज एनर्जी वाइल मूविंग इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स एंड स्लोली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब क्या है इस लाइन का, यहाँ बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं आपके फिक्स्ड ऑर्बिट में, और धीरे धीरे वो जो है वो फॉल करते जाएंगे और एट द एंड कहाँ फॉल कर जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर। तो देखो ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि ये जो है ये रूदरफोर्ड का जो है ड्रॉबैक था। इसी को तो सही किया था किसने, इसी का तो एक्सप्लेनेशन किसने दिया था, बोर ने दिया था। ठीक है, बोर ने ये चीज़ बोली थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ऑर्बिट्स में वो एनर्जी लूज नहीं करते। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स्ड ऑर्बिट्स में मूव करते हैं और ये स्टेबल होते हैं एंड दे डोंट फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, इसलिए जो आपका ये जो सबसे पहला स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, चलते हैं सेकेंड स्टेटमेंट पे। तो सेकंड स्टेटमेंट बोला हुआ है इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट एनीवेयर अराउंड द न्यूक्लियस विद नो फिक्स्ड एनर्जी। अब यहाँ पे क्या है, मान लो आपका यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, बीच में आपके पास न्यूक्लियस है और आपके इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे भी हो सकते हैं, कहीं पे भी। ठीक है, कोई फिक्स्ड एनर्जी नहीं है, मान लो फिक्स्ड एनर्जी वाले शेल्स यहाँ पे हैं, तो कहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, यहाँ। तो दिस इज अगेन एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि बोर ने ये कहा था जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो हमेशा मूव करते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट्स में या फिक्स्ड शेल्स में जिनकी फिक्स एनर्जी होती है। तो आपने ये लाइन याद रखनी है। ठीक है, कौन सी लाइन याद रखनी है, पहले ये कि फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं इनके और उन ऑर्बिट्स की अपनी खुद की फिक्स्ड क्या होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी कैसा हो जाएगा, ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग अपने थर्ड पॉइंट पे या थर्ड स्टेटमेंट पे। यहाँ बोला है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी विदाउट लूजिंग एनर्जी। ठीक है, तो अभी हमने पहले दो में यही तो चीज़ जो है वो डिस्कस किया, यही तो बात उन्होंने बोली थी। क्या बोली थी कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ये फिक्स्ड ऑर्बिट्स में मूव करते हैं और इन ऑर्बिट्स की अपनी अपनी क्या होती है, एनर्जी होती है। जो भी इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में घूमेगा वो कभी भी अपनी एनर्जी लूज नहीं करते। ओके, सो ये वाला स्टेटमेंट जो आपका क्या हो गया, करेक्ट। ओके, फिर लास्ट आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फाउंड बिटवीन एनर्जी लेवल्स एज दे मूव अराउंड द न्यूक्लियस। अब वही ये बिल्कुल थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड है। वही कहा है आपके, मान लीजिए कुछ एनर्जी लेवल मतलब कुछ शेल्स हैं, ठीक है, और आपसे क्या है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल्स में नहीं, वो इन शेल्स के बीच में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल गलत है। अभी हमने जो रीज़न पढ़ा था या जो स्टेटमेंट पढ़ी थी थर्ड की, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते आपके एनर्जी लेवल्स के बीच में। मान लो अगर ये पहला शेल है तो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गया, या आपका दूसरा सेल है तो ये आपका सेकंड एनर्जी लेवल हो गया। अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो वो आपको इन्हीं एनर्जी लेवल्स में मिलेंगे, इनके बीच में इससे बाहर कोई भी आपको जो है इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आएगा। ठीक है, दे जम्प फ्रॉम वन फिक्स्ड एनर्जी। अगर मान लो कि उन्होंने मूव करना भी है तो वो एक शेल से दूसरे शेल में क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, या तो एनर्जी रेडिएट करके या तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। ठीक है, इन ऑर्बिट्स के बीच में वो नहीं घूम सकते। ओके, सो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे ये दिया हुआ है कि कुछ आपके पास एटम्स दिए हुए हैं, जैसे x दिया हुआ है, y दिया हुआ है और z दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। पहले तो हमें बताना है कि y और z के बीच में क्या रिलेशन है, फिर हमने बताना है z और x के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, समझ लेते हैं। अब देखो, इसको क्वेश्चन को करने के लिए ना आप एक और स्टेप लिख दो। ठीक है, वो आप लिख दोगे यहाँ पे एटॉमिक मास। ठीक है, या फिर सिंपल आप मास लिख दीजिए। ठीक है, निकाल लेते हैं। 18 और 19 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यू विल गेट 37। ठीक है,
ऐसे अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 35, 17 + 20 इज अगेन 37। क्यों निकाला है बताती हूँ अभी, ठीक है। ओके पहले हम चलते हैं y और z के बीच में रिलेशन देखते हैं। अब देखो प्रोटॉन 17 भाई ये तो सेम है। फिर उसके लिए हमें थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है। प्रोटॉन्स मतलब क्या होता है, क्या होता है? अरे भाई प्रोटॉन का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। वेरी गुड, ठीक है। तो आपका एटॉमिक नंबर जो है सेम है y और z का, ठीक है। तो हमने पढ़ा हुआ है ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास तो ऑब्वियसली दोनों का डिफरेंट है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज आइसोटॉप्स। वेरी गुड, ठीक है। तो आपका y और z जो है इनके बीच में क्या रिलेशन है? ये हैं आइसोटोप्स। ओके सेकंड चलते हैं कि z और x के बीच में क्या रिलेशन है। ओके z एंड x के बीच में रिलेशन। अरे प्रोटॉन्स अलग हैं, न्यूट्रॉन्स भी अलग हैं, कुछ तो दिख नहीं रहा, तभी तो मास निकलवाया था ना 37 एंड 37। तो मास नंबर इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है सेम है। और वी नो अगर मास नंबर सेम हो, और क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इन दोनों एलिमेंट्स का डिफरेंट है बट दोनों का मास नंबर सेम है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज आइसोबार्स। दैट मीन्स जो x एंड z है वो आपके क्या हो जाएंगे, उनका रिलेशन क्या हो जाएगा? वो है आइसोबार्स। ओके आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब समझते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही बताया कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए उससे रिलेटेड अब एक और क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन को पहले समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन है व्हाट कंक्लूजन डिड रदरफोर्ड ड्रॉ। रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए, ठीक है, पढ़े हैं हमने ऑलरेडी। अबाउट द पोजिशन एंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ एटम। एटम के पोजिशन के बारे में, उसके करेक्टरिस्टिक के बारे में, ठीक है। एटम्स पॉजिटिवली चार्ज पार्ट बेस्ड ऑन फ्यू, ठीक है। और मोस्टली किसके बारे में पूछा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज के बारे में पूछा हुआ है। ये जो भी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स थे जो बाउंस हो गए, जो डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, स्मॉल एंगल से या लार्ज एंगल से, इससे उसने क्या कंक्लूजन निकाला हमने ये बताना है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या ना, रदरफोर्ड ने क्या किया, जब बहुत सारी रेज को बम्बार्ड किया किसमें, आपके गोल्ड फॉइल में, तो उन्होंने क्या देखा था, बहुत सारी रेज जो हैं वो तो बिना डिफ्लेक्शन के या बिना टकराए जो है वो एटम से या उस गोल्ड फॉइल से बिल्कुल सीधी निकल गई थी, ठीक है। बट उसका कंक्लूजन नहीं पूछा है, आपको पूछा है कि ये जो छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेट हो गए कुछ पार्टिकल्स या वापस ही आ गए, उनसे क्या कंक्लूजन निकाला उन्होंने, ठीक है। तो जो रदरफोर्ड है उन्होंने क्या कंक्लूड किया, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि बहुत छोटा सा और डेंस पॉजिटिव चार्ज सेंटर है, ठीक है, बिल्कुल बीच में। अगर आपका कहीं एटम है, मान लो दिस इज योर एटम, तो बिल्कुल बीच में कहीं एक ना डेंस सा स्ट्रक्चर है। डेंस मतलब यहीं पे आपको सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स आपको यहाँ मिल जाएंगे तो पूरा का पूरा मास जो है आपको बिल्कुल सेंटर में मिल जाएगा देखने को, ठीक है। और इसी को उन्होंने नाम क्या दिया, ही कॉल्ड दिस डेंस पार्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और मास, उन्होंने इसको ना क्या नाम दिया, ही कॉल्ड इट एज, ठीक है। तो एक तो वो बता दिया कि बिल्कुल बीच में देयर इज अ डेंस पार्ट, जिस जहाँ पे पूरा चार्ज भी कंसनट्रेटेड है, जहाँ पे मास भी कंसनट्रेटेड है। ओके सो ये था उनका कुछ मॉडल। तो इससे उनको पता चला कि जो मास है पूरा का पूरा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा कंसनट्रेटेड है बिल्कुल बीच में एक टाइनी न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि बहुत सारा जो पार्ट है वो बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है जहाँ से कि बहुत सारे जो पार्टिकल्स है वो सीधे निकल गए थे। अब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, बट क्योंकि वो बहुत लाइट हैं तो अल्फा पार्टिकल का जो है उस पर कोई फ़र्क पड़ा नहीं था। तो अल्फा पार्टिकल जो है ये नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन से टकरा के डिफ्लेट हुए थे, बिल्कुल नहीं। उनका डिफ्लेशन जो था वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल एंड डेंस पॉजिटिव चार्ज दैट वाज कंसनट्रेटेड इन द सेंटर, ठीक है। तो समरी अगर देख लें कि पूरे आंसर का क्रक्स क्या है, तो आप इतना लिख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्ट जो है एटम का वो बहुत छोटे से पार्ट में प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़, जो कि सेंटर में है, दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियस। और यहीं पे सारा का सारा मास और चार्ज जो है कंसनट्रेटेड है। ये जो दो वर्ड है ये आप रट लीजिए, ठीक है। क्या, मास, और दूसरा जो पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज़ कंसनट्रेटेड एट द सेंटर, और उसी का नाम उन्होंने क्या दिया, ही कॉल्ड इट एज न्यूक्लियस। आज तो भूलना कुड़ी टंग टी टंग।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। यहाँ लिखा है, हमने सिर्फ अरेंजमेंट बतानी है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि सबसे पहले कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ, देन कौन सा, फिर कौन सा, ठीक है। अब देखो यहाँ पहले लिखा है पहला बोर मॉडल, ठीक है, ये है थॉमसन मॉडल, फिर है रुदरफोर्ड और डेल्टन दिया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले जो मॉडल आया था ना, दैट वाज योर डेल्टन मॉडल, ठीक है, जिसने एटम को क्या कहा था, दे आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, तो 1803 में डेल्टन आ गया, ठीक है। देन ऑन सेकेंड नंबर जिसने प्लम एंड पुडिंग मॉडल लिया था, ठीक है, वो कौन सा मॉडल था, दैट वाज योर थॉमसन मॉडल, ठीक है। फिर कुछ ड्रॉबैक्स थे उसको, फिर और जो एक्सपेरिमेंट हुआ तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट थॉमसन के बाद तो वो दिया था रुदरफोर्ड में, फोर्ड ने, दैट वाज इन 1911। और लास्ट जो आपकी बुक के हिसाब से है, दैट इज़ योर 1913, कौन सा मॉडल, बोर मॉडल, ओके। सो सीक्वेंस विल बी 4, then your second, then your third, then your first, okay. So let's move to next question.